हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। नए सैंपल पेपर शुरू कर रहे हैं अभी और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होता है फॉरवर्ड बायस में वो डिक्रीज होता है अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो, और इसका वाइसा वर्सा हो जाएगा किसके लिए, रिवर्स बायस के लिए। तो इस बात को याद रखना है, जब भी मैं बोलूंगा कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ फॉरवर्ड बायस, तो याद रखना विड्थ डिक्रीज होता है ना, तभी तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए डिप्लीशन रीजन जब इंक्रीज करेगा पोटेंशियल। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्रिप्चॉस लूप रूल आपको मालूम होगा, दो बातें उन्होंने बोला था, पहला है जंक्शन रूल, दूसरा है लूप रूल। रूल में क्या होता था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग रजिस्टर्स एंड सेल्स मस्ट बी जीरो। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, वही होना चाहिए आंसर। The algebraic sum of the change in potential around any closed loop must be zero. डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If an object is placed unsymmetrically between the two plane mirrors inclined at 70 degree, then the total number of images formed. देखो, दो inclined हमारे पास क्या है, दो inclined अनसिमेट्रिकल मिरर है, प्लेन मिरर है, जिसको हम प्लेस करें 70 डिग्री पे, ऐसा कुछ 70 डिग्री पे रख रहे होंगे। 70 डिग्री पे रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेगा, तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपोन में 70 कर दोगे, जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको इससे कैंसिल कर लो, ये खत्म हो गया। अब कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 5 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ सब्सटेंस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो हमें मालूम है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी होना चाहिए, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म का कंट्रीब्यूशन, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C if it is equally filled with parallel layers of material of dielectric constant K1 and K2, its capacity becomes C1. The ratio of C1 and C is कितना होगा, C1 और C का रेशियो निकालना है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू E नोट A बाई D होता है, राइट। ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट का। इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, हमारे पास C का वैल्यू ये होता है। अगर मैं C1 या C डैश का वैल्यू निकालूंगा जब डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर रहा हूं, तब क्या हो जाएगा, तो देखो जरा, C1 का वैल्यू निकाल लो आप लोग, है ना, और या C डैश का वैल्यू निकाल लो। डाइलेक्ट्रिक्स जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास E नोट A, है ना, K1 अपॉन में क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलली इसमें हम प्लेस करें तो D/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा अगर मैं निकालूंगा तो ट्वाइस ऑफ E नोट A K2 अपॉन में D हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। अब क्या बोला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C इफ इट इज इक्वली फिल्ड विद पैरेलल लेयर्स। पैरेलल लेयर्स डाला है, तो अब दोनों के दोनों किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे। इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C डैश प्लस में 1/C बराबर में 1 अपॉन में C1 कर दो, हमें 1 निकालना है ना, C1 का वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2E नोट A K1 और D जो आएगा ऊपर लेके चले जाओ, अरे जो नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से D अपॉन में 2E नोट A K2 हो जाएगा। इसमें से एलसीएम ले लो, 1/C1 दैट मस्ट बी कॉमन आ रहा है पहले, D अपॉन में 2E नोट A कॉमन ले लोगे, 1/K1 प्लस 1/K2 आ जाएगा। इसका एलसीएम सॉल्व करोगे तो D अपॉन में ट्वाइस ऑफ E नोट A, है ना, K2 प्लस K1 अपॉन में K1 इंटू K2। इतनी बात क्लियर हुआ भाई, इतनी बात समझ में आया क्या, 1/C1 की वैल्यू ये आ गया। अब जो ही ये वैल्यू आ गया, मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसका, इसका और इसका, किसका भाई, C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो C1 मस्ट बी इक्वल्स टू, देखो जरा C1 क्या हो जाएगा भाई, 1/C1 है ना ये, इसको रेसिप्रोकल कर दो ना, क्या आएगा, 2E नोट A K1 K2
अपॉन में K1 प्लस K2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। C1 अपॉन में C कर दोगे, अपॉन में C करो क्या है, E नोट A अपॉन में D है, ठीक है। और यहाँ पे भाई D भी आएगा, क्या D भी आएगा, यस D भी आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो D से D कैंसिल कर दो, E नोट कैंसिल कर दो, तो C1 बाई C बराबर जो आ रहा है हमारे पास 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ये आंसर होना चाहिए, रेशियो, ये फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये है आंसर, देख लो जल्दी छापो। The thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly spread on it। एक बोल रहे क्या, एक हमारे पास रिंग है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर चार्ज जो है, चार्ज क्या है, q कूलम्ब है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट है। अब क्या बोल रहा है, स्प्रेड ऑन इट है। अब उसके बाद बोल रहा है द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ f, है ना। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज कितना होगा। अरे रिंग के लिए ना सेंटर में ये पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना, यही पूछा है। वेबर पर मीटर स्क्वायर ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया टेस्ला, है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ये सबसे पहले ये समझो, वेबर जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए। और इसको क्या लिख रहे हो भाई, वेबर लिखते हो, है ना, वेबर लिखते हो। तो एक बात बताओ, या तो आप क्या लिखोगे इसको, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखोगे। एक बात बताओ, अब B का वैल्यू निकालना है, 5B अपॉन में A करोगे क्या, इसका क्या आएगा, यूनिट क्या बन जाएगा, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, एरिया से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, एरिया से अगर डिवाइड कर दोगे तो देखो जरा, आपके पास वेबर गिवन था, फ्लक्स का यूनिट होता है अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये हमारा B ही तो होगा, ये B का ही तो वैल्यू होता है। तो याद रखना ये बातें, कई बार ऐसा यूनिट भी गिवन होगा, ऐसा नहीं गिवन होगा, ऐसा गिवन होगा और ऐसा गिवन होता है, तो बच्चों को ना बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। B निकालने को बोला है सेंटर पे, तो B का फॉर्मूला जो सेंटर पे होता है क्या होता है, म्यू नोट NI अपॉन में 2R होता है, ये होता है फॉर्मूला। बट I यहाँ पे करंट है, करंट इज मस्ट बी Q अपॉन में T होगा, और I इक्वल्स टू Q 1/T को क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी F लिख सकता हूँ, सिंस वी नो दैट 1/T बराबर में फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पे पुट कर दो, तो B का वैल्यू जो आएगा वो म्यू नोट N Q F अपॉन में 2R आएगा। दिस इज द आंसर, समझ में आएगा, यही आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, हो सकता है इनका वैल्यू 1 हो, अगर कोई ऑप्शन दिखेगा म्यू नोट Q F अपॉन में 2R, दिस इज राइट। A square loop of wire of each side 50 centimeter is kept so that its plane makes an angle theta with a uniform magnetic field of inductions 1 Tesla. The magnetic field is withdrawn in 1 second. It is found that the induced EMF across the loop is 125 millivolt. द एंगल क्या होगा, देखो EMF क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अरे याद करो फैराडे सेकंड लॉ, है ना, यही तो होता था, EMF इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फाई को क्या लिखते थे बच्चों, BA cos थीटा। और पहला जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर लूप है, पहला एंगल तो 90 डिग्री होगा माइनस थीटा। विड्रॉ किया तो मुझे नहीं मालूम ना एंगल कितना होगा, अपॉन में टाइम कर दो, है ना। तो एक काम करो, B का वैल्यू 1 है, एरिया ऑफ लूप कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर कितना हो जाएगा भाई 0.5। जब भी लेना SI यूनिट में लेना, बार बार बता रहा हूँ SI यूनिट में ही वैल्यू लेने, ठीक है। 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, हाँ बोलो यार, 1 हो गया। और ये EMF इक्वल, EMF कितना है 125 इंटू 10 की पावर -3। अरे मिली वोल्ट था ना, वोल्ट में चेंज कर दो ना, इतना लिख सकता हूँ क्या, तो 125 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 0.25 ले लो भाई साइन थीटा बराबर, एक काम कर लो ना, डेसिमल हटा दो, इंटू 10 की पावर 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 और -2 125 अपॉन में 25, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 बच रहा है ऊपर, अरे -1 बचेगा नीचे लेके आ जाओ, कितना आ गया भाई 1/2 बराबर में साइन थीटा। सो साइन थीटा बराबर 1/2 कब आता है, साइन थीटा साइन 30 पे, है ना, ये कैंसिल, थीटा बराबर में 30 डिग्री। दिस इज द आंसर, देख लो जल्दी से, ये आंसर होगा। क्लियर हुआ, चलो
हेलो बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद करो, यहाँ पे म्यू जो है ये हमारा किसको बता रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहा है। सबसे पहले हम जान जाते हैं एल के बारे में। एल क्या था? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम के लिए एन एच ओवर 2 पाई किसने बोला था? बोहर ने। बोहर ने क्या बोला था? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है भाई? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन लोग। म्यू बोले तो म्यू क्या है? म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिखा था? चार्ज। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन में 2m इंटू में l लिख दोगे। तो अब देखो जरा, यहाँ पे अगर l का वैल्यू डाल दोगे तो क्या आएगा? E अपॉन में 2m इंटू में NH ओवर 2 पाई, ये बन जाएगा। अब देखो जरा, म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है n के। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? अरे फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बोलो यार, आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। अरे भाई बताओ, ए साइन थीटा बराबर में लेमडा लिखते थे आप, यस और नो? अरे ए साइन 30 डिग्री ले लो ना, 30 है वैल्यू, कितना भाई? 30 बराबर लेमडा हो जाएगा। तो ए और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो दिस इज लेमडा। तो एक बार बताओ, ए का वैल्यू क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ लेमडा। कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ बोलो यार, दिक्कत है क्या? नहीं ना? अरे नहीं है ना दिक्कत? चलो आ गया, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इंसिडेंट ऑन द स्लिट। उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व। अरे फर्स्ट सेकेंडरी का फॉर्मूला याद है क्या? ए साइन थीटा बराबर में 2n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे लेमडा। और क्या था भाई? लेमडा अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। याद करो, ये आएगा वैल्यू, यही आएगा। 2n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाता है। तो भाई ए साइन थीटा बराबर में n का वैल्यू, फर्स्ट सेकेंडरी की बात कर रहा है। अरे भाई फर्स्ट सेकेंडरी का मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो एक बार बताओ ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 इंटू 1 हो गया। 2 इंटू 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू में लेमडा कर दो। ये क्या हो जाएगा भाई? ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3 अपॉन में 2 लेमडा। और लेमडा के बदले में अगर मैं वैल्यू, या ए के बदले में यहाँ पे वैल्यू 2 लेमडा डाल दूंगा, तो एक काम करो, बहुत इजी नहीं हो गया क्वेश्चन? अब एक काम करते, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या है? 2 लेमडा साइन थीटा बराबर में 3/2 ऑफ लेमडा हो जाएगा। लेमडा खत्म हो गया भाई, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 3/4 आ जाएगा। क्लियर है भाई? 3/4 आ गया। अरे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू वो आया। तो साइन अगर मैं थीटा का वैल्यू ही निकालूंगा सिर्फ, थीटा मस्ट बी साइन इनवर्स 3/4। ये है आंसर। चेक करो, कोई है क्या? कोई है क्या? है। थर्ड आंसर इज राइट है। आगे समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F इज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्ज। ऑब्वियसली दोनों चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ होता है कांस्टेंट? नहीं भाई, कांस्टेंट पे तो नहीं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नहीं भाई, गलत बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। नेक्स्ट कहानी देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, दोनों चार्ज के। अरे कूलम्बिक फोर्स क्या कहता है? अरे कूलम्बिक फोर्स की बात कर रहे हैं। अरे कूलम्स लॉ याद आया? अच्छा मैं समझाता हूँ, रुको जरा, अभी समझाता हूँ। कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई? कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आ गए? अरे बच्चों पढ़ लो, पेपर आ गए, जल्दी चलो डन करो। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, V naught is a stopping potential. V naught is the potential barrier across a PN junction
व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। अगर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल बैरियर जो है वी नोट है, राइट। अब ग्राफ को देख लो जरा, ग्राफ को ध्यान से देखो, वी नोट बढ़ रहा है, सबसे कम किसका है 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा बैरियर पोटेंशियल कम होता है तो पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। अरे फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में क्या होता, बैरियर पोटेंशियल कम हुआ था फॉरवर्ड में, और रिवर्स में क्या हुआ था, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया था। याद है, बैरियर पोटेंशियल इन रिवर्स बायस इंक्रीज हो गया था। तो एक बात बताओ, 3 क्या होना चाहिए भाई, 3 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस के लिए होगा और 1 जो होगा वो रिवर्स बायस के लिए होगा। क्लियर है, समझ में आया क्या? तो इसका जो आंसर होना चाहिए 3 इज इन फॉरवर्ड बायस, 1 इज इन रिवर्स बायस। ओके, उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में? अरे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही तो यूज करते हैं। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चे, एसर्शन एंड रीजनिंग है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन डबल्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीजन समझते हैं। द मेटल विल प्रोवाइड्स एडिशनल एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल दोनों बात सही है भाई, रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, दोनों बात सही है। ये पहला आंसर जो है इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, दोनों बात सही है, याद रखना, ठीक है। मेटल क्या करता है, यस, मेटल विल प्रोवाइड्स एडिशनल एनर्जी। हायर फ्रीक्वेंसी पे अगर लाइट फॉल हो रहा है ना तो उसको थोड़ा सा एडिशनल एनर्जी और दे देता है। कौन? मेटल सरफेस और दे देता है। हाँ जी बच्चा। हेलो बच्चों, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन डबल। और रीजन क्या है, द मेटल विल प्रोवाइड्स एडिशनल एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बात सही है, दोनों बात सही है। एक बात बताओ, ये तो है, ये पहली बात तो ठीक है भाई। क्या बोल रहा है कि जब भी इंसिडेंट होगा लाइट अगर मान लो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल, अगर डबल हो जाएगा तो क्या होगा, एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा निकलेगा बाहर। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे याद करो ना, अगर बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत ज्यादा निकलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ग्राफ याद करो ना, हमने ग्राफ भी तो बनाया था, इसका गिवन है ना, ग्राफ ऐसा सा था, फोटो करंट और उसके बीच में इंटेंसिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यस डबल हो जाएगा। अच्छा, एडिशनल एनर्जी का क्या मतलब है, यहाँ पे रीजन जो लिखा है ना, रीजन को समझना। द मेटल विल प्रोवाइड्स एडिशनल एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी। यस, मेटल क्या करेगा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ना ऐड कर देता, हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता थोड़ा सा और, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन बोल रहा है द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। यस, बिल्कुल बात सही है, एसर्शन सही है। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसका रीजन देखेंगे, अर्थ इज इंसुलेटर, सो अर्थ कैन नॉट होल्ड एनी चार्ज। ये बात गलत है भाई, ये बात तो गलत हो गया, रीजन गलत है, ये सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th में। एसर्शन क्या बोल रहा है, व्हेन अ लाइट वेव ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस। हाँ, स्पीड डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल बात सही बोला है, यहां तक तो सही बोला। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस रिडक्शन ऑफ स्पीड द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव रिड्यूसेस। नहीं भाई, एक बात बताओ, मम्मी ने तुम्हें भेजा दुकान पे सामान लेने के लिए, तुम गए सामान लेने के लिए, सामान लेके वापस आ रहे हो और रास्ते में तुम्हें जाम दिखेगा, क्या सामान फेंक के घर भाग जाओगे? अरे नहीं ना, ऑब्वियसली मम्मी से पिटना थोड़ी है सामान लेके जाओगे ना घर। हाँ, तो बस बात यही है। तो एनर्जी तो नहीं लूज करेगा, एनर्जी नहीं रिड्यूस करेगा, उसका एनर्जी रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका एसर्शन गलत हो गया भाई, इसका 15th का एसर्शन गलत हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यस, बिल्कुल, देखो E इक्वल्स टू h फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना, प्रोपोर्शनल है ना भाई, सही है ना, समझ में आए? चलो जल्दी छापो। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अ रजिस्टर, अ कैपेसिटर एंड एन इंसुलेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एक एसी ऑल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा हुआ है, कौन? एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है, द पीक करंट थ्रू ईच रिमेन सेम। यस, पीक करंट सब में सेम ही होगा, एक ही तो सोर्स है। अरे ऑल्टरनेटिंग सोर्स एक ही है ना, सेम ही है ना, तो यस
एसर्शन सही है, बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं। एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, जो एवरेज पावर डिलीवर किया गया सोर्स से, इज इक्वल टू द एवरेज पावर डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर। यस, रजिस्टर के लिए बात सही होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए सही नहीं होता, रजिस्टर के लिए बात भी सही है। तो सुनो, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों सही बात है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे के लिए। तो याद रखना दोनों बात सही है। यस, क्लियर है? थैंक यू।